हेलो कॉमर्स के जीनियर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे प्रत्यक्ष कर के बारे में। हमें जानना है यहाँ प्रत्यक्ष कर का अर्थ और फिर इसके गुण और दोष। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। अर्थ में लिखा है फ्रेंड्स कि प्रत्यक्ष कर से आशय उस कर से है जिसे चुकाने का दायित्व एवं भार अंतिम रूप से व्यक्ति पर पड़ता है। अर्थात सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है उसी व्यक्ति को अपनी आय में से इस कर को चुकाना पड़ता है। व्यक्ति इस कर का भार दूसरे पर नहीं डाल सकता, इसका भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसे करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, आयकर, धनकर, भू आगम, निगम कर, टोल कर, पूंजी लाभ आदि। प्रत्यक्ष कर क्या पढ़ा हमने कि इसका भुगतान उसी व्यक्ति को करना होता है जिसके ऊपर ये कर लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम ही प्रत्यक्ष कर पड़ा। सीधे तरीके से वसूल करना, डायरेक्ट इस कर को लेना, ना कि इनडायरेक्ट तरीके से। तो प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जिसका भुगतान उसी व्यक्ति को करना होता है जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं ए और बी को। ठीक है, अब ए क्या करता है, इनकम टैक्स पे करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देता है वो, इनकम टैक्स देता है, मतलब आयकर, आय पर लगने वाला कर आयकर। तो अब ए की आय पर कर लगा है तो ए ही क्या करेगा, इस कर का भुगतान करेगा। ये इसका भार बी पर नहीं डाल सकता। ठीक है, अब बी क्या हुआ, बी अपनी गाड़ी से कहीं पर जाता है। ठीक है, अब रास्ते में टोल टैक्स आता है तो बी क्या करेगा, खुद इस टोल टैक्स का भुगतान करेगा। वो ए को थोड़ा ना बोलेगा, किसी दूसरे व्यक्ति पर इस कर का भुगतान थोड़ा ना डालेगा। तो आया समझ में, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, ऐसा कर जिसका भार व्यक्ति दूसरे पर नहीं डाल सकता है, उससे ही उस कर का भुगतान करना होता है। और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, आयकर, धनकर, निगम कर, टोल कर आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके गुण के बारे में। मतलब इसके क्या हमें लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष कर जब हम भुगतान करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कोई भी काम करता है तो फायदा नुकसान दोनों देखता है। ठीक है, तो अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा है देखेंगे। तो लिखा है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, न्यायपूर्ण। न्यायपूर्ण मतलब कि न्याय, किसी के साथ बुरा नहीं। प्रत्यक्ष कर का भार धनी व्यक्तियों पर अधिक एवं गरीब व्यक्तियों पर कम पड़ता है, अतः ये न्यायपूर्ण होते हैं। अमीर पर अधिक और गरीब पर कम क्यों, क्योंकि जिसकी जितनी आय होती है उसको उतना कर देना होता है और जिसकी जितनी कम आय होती है उसको कम कर देना पड़ता है। जैसे 2,50,000 तक तो किसी को टैक्स नहीं देना है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी को टैक्स नहीं देना है। अब 2,50,000 के बाद जिसकी आय बढ़ती है उसको टैक्स देना पड़ता है 5%, 10%, 15, 20 जो भी कर की दर होती है, और जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है। आगे लिखा है, इन करों की दर प्रगतिशील होती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर बढ़ती जाती है, इस कारण धनिकों से अधिक कर लिया जाता है। प्रत्यक्ष कर जो होता है उसकी जो दर होती है, उसकी जो रेट होती है वो कैसी होती है, प्रगतिशील। जैसे जैसे आय बढ़ी वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यायपूर्ण, इसमें जिसकी जितनी आय होती है उसको उतना टैक्स देना है, बराबर इसमें किसी से भी कर नहीं लिया जाता। ऐसा किसमें होता है, जिस अप्रत्यक्ष कर जो होता है उसमें चाहे अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, 100 रुपए की कोई वस्तु है, अब उस पे 2 रुपए से जो टैक्स देना है तो दोनों बराबर देंगे, क्योंकि हमको पता है हम कोई भी वस्तु लेके आते हैं तो उस पे इंक्लूड ऑल टैक्स लिखा होता है। तो अमीर और गरीब सब पे बराबर रूप से उस कर का भुगतान करना होता है। तो प्रत्यक्ष कर का पहला गुण या पहला लाभ या पहला फायदा क्या हो गया हमें, न्यायपूर्ण, कि भाई ये न्यायपूर्ण है, जिसकी जितनी आय है उसको उतना कर देना है। सेकंड यहाँ पढ़ेंगे प्रगतिशील। प्रगतिशील हमने पढ़ाई है कि जब करदाता की आय बढ़ती है तो कर की दर भी बढ़ जाती है। तो जब करदाता की आय अधिक हो जाती है कर की दर बढ़ जाती है। ये कर आय की असमानता कम करने में सहायक होते हैं। आय की असमानता का अर्थ यहाँ पे होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, फिक्स नहीं है यहाँ पर, है ना। आय की असमानता मतलब कि अमीर और गरीब दोनों की आय अलग अलग होती है, तो दोनों को अपनी अपनी आय पर अलग अलग कर देना है, एक दर से नहीं देना है, ये यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, निश्चितता। इसमें लिखा है
प्रत्यक्ष करों में निश्चितता का गुण पाया जाता है, क्योंकि करदाता को कब, कितना, कहां और कैसे जमा कराना है इस बात की पूर्व से ही जानकारी रहती है। साथ ही सरकार को भी इन करों से कितनी आय प्राप्त होगी इस बात का ज्ञान रहता है। करदाता को इस कर का भुगतान निश्चित करना पड़ता है, वरना हम सोचते हैं जिसने इनकम टैक्स नहीं दिया तो उसके घर पे रेड पड़ जाती है, उसके बिजनेस में रेड पड़ जाती है। ठीक है, तो निश्चितता, प्रत्यक्ष कर एक ऐसे कर होते हैं जिसका भुगतान व्यक्ति को निश्चित रूप से करना होता है। व्यक्ति को ये याद रहता है कि उसे कब, कितना और कहां अपना टैक्स जमा करना है, और सरकार भी निश्चित रहती है कि मुझे कितना टैक्स किस व्यक्ति से मिलेगा और कब मिलेगा, तो दोनों निश्चित रहते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्पादकता। ये कर उत्पादक भी होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, क्योंकि इन करों से प्राप्त आय को सरकार पुनः उत्पादन वृद्धि के कार्यों में लगाती है। आर्थिक विकास बढ़ने से सरकार की आय बढ़ती है, उत्पादन के कार्यों को गति प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष कर से जो भी आय होती है उनको उत्पादन कार्य में लगा दिया जाता है, इसलिए इसे उत्पादकता बोला गया है। जितना भी टैक्स मिलता है, और हमारी सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन ही राजस्व मतलब कर होता है। सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन कर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरकार को जो आय प्राप्त होती है उस आय को क्या कर देती है, उत्पादन कार्यों में लगा देती है। फिर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे सरकार की आय भी बढ़ती जाती है, क्योंकि हम निर्यात करते हैं, फिर हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, फिर हमारे देश में क्या होती है, आय बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसे उत्पादकता बोला गया है। एंड लास्ट फिफ्थ इसमें बोला है लोच। लोच मतलब होता है परिवर्तन। ये कर लोचपूर्ण होते हैं क्योंकि सरकार संकट आएगा यहाँ पे। ठीक है, सरकार को संकट, संचय या आवश्यकता पड़ने पर इनकी दरों में वृद्धि करके अपनी आय को बढ़ा सकती है। फिर से देखो, यहाँ पे लिखा है कि ये कर लोचपूर्ण होते हैं। सरकार को जब किसी प्रकार का संकट आ जाता है, संकट जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह ऐसी स्थितियां हमारे देश में आ जाती है, तो लोगों को बचाना तो पड़ता है, उनका भरण पोषण तो करना पड़ता है ना। तो जब ऐसा संकट आ जाता है तो सरकार क्या करती है, इन करों की दरों में वृद्धि कर देती। संकट या जब सरकार को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ संचय नहीं आएगा, यहाँ पर संकट ही आएगा। फर्स्ट पहले सरकार को, फिर यहाँ पे संकट आ जाएगा कि सरकार को संकट या आवश्यकता पड़ने पर सरकार इन कर की दरों में वृद्धि कर देती है। ठीक है, फिर आगे लिखा है तथा समय आने पर दरों को कम करने, अधिक करने, छूट देने आदि करके आय को कम भी कर सकती है। तो कुल मिला के यहाँ लोच का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष कर लोचपूर्ण होते हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। सरकार जब कभी हमारे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़, भूकंप, अकाल की या संकट की कोई स्थिति आ जाती है, तो सरकार क्या करती है, इन करों की दर को बढ़ा देती है और इससे बड़े पैमाने पर क्या करती है, कर वसूल करती है, लोगों के लिए कार्य करती है। और जब देश की स्थिति सामान्य होती है तो कर की दरों को कम भी कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखेंगे फ्रेंड इसके दोष के बारे में। हम दोष को हानियां, कठिनाई, बाधा के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स, असुविधाजनक। अब देखते हैं असुविधाजनक का क्या अर्थ है। तो बताया है इसने कि करदाता को आय वर्ष भर में थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे प्राप्त होती है, जबकि कर की राशि उसे वर्ष भर में एक साथ इकट्ठा भरना पड़ता है, जिससे उसे अधिक कर का भार अनुभव होता है। हिसाब किताब रखने, फॉर्म्स, रिटर्न आदि भरने तथा अधिकारियों से पेशी करवाने आदि में व्यापारी को कठिनाई आती है एवं व्यापार का समय व्यर्थ जाता है। असुविधाजनक ये हमें बोल रहा है कि जो प्रत्यक्ष कर होता है ये होता तो अच्छा है, लेकिन इसको चुकाने में थोड़ी सी असुविधा होती है कि हमें आय तो थोड़ी थोड़ी करके प्राप्त होती है, हम थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसका बड़ा पेमेंट हमें देना पड़ता है कर के रूप में, तो ये असुविधाजनक हुआ। सेकंड इसने बोला कर चोरी। करदाता कर से बचने के लिए बही खाते में आय कम दर्शाते हैं तथा दो बार रिटेक आ गया रे। डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर देगा। 13 मिनट से स्टार्ट करने का।
देखेंगे इसके दोष के बारे में, इसके दोष, हानियां, कठिनाई, बाधा क्या है। तो पहला इसने बताया है हमें यहाँ असुविधाजनक। असुविधाजनक मतलब कि किसी कार्य को करने में असुविधा होना। तो देखो प्रत्यक्ष कर में क्या असुविधा हो रही है, लिखा है करदाता को आय वर्ष भर में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे प्राप्त होती है। थोड़ी थोड़ी मतलब कम कम पैसा ही आता है बिजनेस में, एक साथ तो ज्यादा नहीं आता। जबकि कर की राशि उसे वर्ष में एक साथ इकट्ठी भरना पड़ती है। मतलब इनकम तो हमें धीरे धीरे व्यापार में आती है, आज 10 आया, परसों 20 आया, फिर किसी दिन 5 आया, किसी दिन 40 आ गया, तो पैसा तो हमें कम कम प्राप्त होता है। लेकिन इसकी जो राशि है, कर की जो राशि वो हमें एक साथ देनी होती है, जिससे उसे अधिक भार का अनुभव होता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए एक साथ देना पड़ा, जबकि 1 लाख रुपए मैंने 10 दिन में इकट्ठे करे, है ना, वो बातें। हिसाब किताब रखने, फॉर्म्स, रिटर्न आदि भरने तथा अधिकारियों से पेशी करवाने आदि में व्यापारी को कठिनाई आती है एवं व्यापार का समय भी व्यर्थ जाता है। ठीक है। सेकंड, कर चोरी। अब इस कर से लोग कैसे बचते हैं, कैसे कर की चोरी करते हैं। करदाता कर से बचने के लिए बही खाते में आय कम दर्शाते हैं तथा खर्च अधिक बताकर भी आय कम कर देते हैं, जिससे उन्हें कम कर का भुगतान करना पड़े। इस प्रकार करों की चोरी इसमें होती रहती है। व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति अपना जो हिसाब है, उस हिसाब में जितना पैसा आया है उस पैसे के हिसाब से ही उसे क्या करना पड़ता है, टैक्स देना होता है। तो वो हिसाब पूरा नहीं लिखता है, वो जितना होता उतना कम हिसाब लिखता है, जिससे उसका अमाउंट कम आए और उसे कम टैक्स देना पड़े। तो प्रत्यक्ष कर में कर चोरी सबसे ज्यादा होती है। थर्ड, यहाँ पर लिखा है खर्चीले, मतलब अधिक खर्चा आना। इन करों के वसूल करने में सरकार को अधिक व्यय करना पड़ता है। व्यापारी को भी वकीलों, सलाहकारों की फीस आदि देनी पड़ती है। ठीक है। इसमें सरकार और व्यापारी दोनों के खर्चे होते हैं। व्यापारी भी इस कर का भुगतान करता है, तो वकील, सलाहकार आदि से क्या कराता है, अंकेक्षण कराता है, ऑडिट करवाता है, फिर इस कर का भुगतान करता है। और यहाँ पर सरकार, अगर कोई व्यक्ति इस कर का भुगतान नहीं कर रहा है, उसके यहाँ पे रेट डल गई, तो सरकार को उसका पूरा हिसाब निकालने में बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है। एंड लास्ट के 2 पॉइंट और है, जिसमें है असमानता। लिखा है इन करों का भार कुछ ही लोगों पर पड़ता है। कम आय वाले इन करों से मुक्त रहते हैं, जबकि सरकार सभी लोगों पर कर द्वारा प्राप्त राशि को खर्च करते हैं। असमानता मतलब कि इस कर का भुगतान क्या हो रहा है, मतलब ये हमें यह कहना चाह रहा है कि इसमें असमानता है कि राशि जिससे वसूल की जा रही है उसको तो फायदा नहीं हो रहा है और जिसने राशि नहीं थी उसको फायदा हो रहा है। जैसे कि वृद्धा पेंशन हम देखते हैं, बीपीएल का हम सुनते हैं, गरीबी रेखा का कूपन जो मिलता है, तो बोल रहा है कि ये जो प्रत्यक्ष कर है इसका भुगतान तो अमीर व्यक्ति करता है, लेकिन फायदा गरीब व्यक्तियों को मिल जाता है। तो बोला है असमान, कि इस करों का भुगतान करता तो कोई और है, फायदा किसी और को हो जाता है। एंड लास्ट है इसमें अनुत्पादक, मतलब कुछ धनिक लोग ही प्रत्यक्ष कर देते हैं, इस कारण सरकार को उनसे कम आय प्राप्त होती है। मतलब कि उत्पादक, बड़े पैमाने पर इनसे आय प्राप्त नहीं होती है। जो व्यक्ति टैक्स देता है, जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा होती है वही तो टैक्स देगा। तो बोला गया है कि इस कर से सरकार को कम पैमाने पर धनराशि प्राप्त होती है। वैसे तो सरकार की आय का साधन कर ही है ना, लेकिन कर विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो वो बोल रहा है कि प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, सिर्फ धनी व्यक्ति ही प्रत्यक्ष कर का भुगतान कर पाते हैं अधिक मात्रा में, तो निर्धन भी करते हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं। तो बोला अनुत्पादक, इससे सरकार को पैसा तो मिलता है लेकिन कम मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में। अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।